क्या होगा जब कुछ टाइम ट्रेवलर्स पोस्ट एपोलिप्टिक पृथ्वी पर फ्यूचर से पास्ट में समय यात्रा कर एक ऐसी इवेंट को रोकने की कोशिश करते हैं जिससे कि पूरी ही पृथ्वी तबाह हो गई थी। अब ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट साईफाई सीरीज 12 मंकीज के पहले सीजन का दूसरा पार्ट है। सो मेक श्योर कि आपने इसका पहला पार्ट देख लिया हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को पिछले पार्ट से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कोल और केसी ने पता कर लिया था कि उस महामारी का ओरिजिन साल 1987 से शुरू हुआ था। सो कोल को उसी साल में टाइम ट्रेवल कर 12 मंकीज ग्रुप को रोकना होगा। तो वहीं साल 2043 में जोन्स देखती है कि अब धीरे धीरे उसकी टाइम मशीन की एनर्जी खत्म हो रही है और बिना एनर्जी कोर के उनकी मशीन काम नहीं करेगी। सो वो कोल के दोस्त राम से और अपने एक कमांडर विटनी को पास की एक मिलिट्री कॉलोनी में जाकर वहाँ के लीडर कर्नल फोस्टर से एनर्जी कोर लाने को कहती है, जिससे कि वो अपनी हिस्ट्री भी बताती है कि कैसे वो पहले उसी कॉलोनी में रहकर टाइम मशीन पर काम कर रही थी, मगर फिर कर्नल फोस्टर ने वहाँ का टेक ओवर कर लिया और उसे वहाँ से निकल कर यहाँ आना पड़ा। मगर अब चूंकि उनके पास कोई पावर सोर्स बचा ही नहीं है तो उन्हें मशीन को चालू रखने के लिए उनकी मदद लेनी ही होगी। तो अब जोन्स के कहने पर राम से विटनी के साथ मिलिट्री कॉलोनी में जाकर फोस्टर से मदद मांगने लगता है कि उन्हें उनका पावर कोर चाहिए, लेकिन फोस्टर ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया था कि असल में वे यहीं पर इस बीमारी की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें भी काम करने के लिए उसी कोर की एनर्जी की जरूरत है। सो वे उन्हें अपना कोर बिल्कुल भी नहीं देंगे, जिससे कि राम से अब परेशानी था कि वो क्या करे कि तभी उसे मिलिट्री कॉलोनी में ही अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड अमेंडा नजर आती है और अमेंडा रामसे को बड़ी ही हैरानी वाली बात बताती है कि असल में रामसे के जाने के बाद उसने रामसे के बच्चे को जन्म दिया था जिसका कि नाम सैम है। और रामसे ये देख काफी ही खुश था कि उसका एक बेटा भी है जिसके बारे में अब तक उसे पता नहीं था। तो वहीं अब तक रामसे को मना करने के बाद जोन्स खुद ही फोस्टर से मिलने आती है कि उन्हें कैसे भी वो एनर्जी कोर चाहिए ही, लेकिन फोस्टर अभी भी अपनी बातों पर अटल था कि वे उसका इस्तेमाल इस बीमारी का इलाज ढूंढने में कर रहे हैं। वही अब तो रामसे को भी अपना बेटा मिल चुका था। सो वो जोन्स को मनाने लगता है कि क्या पता वे टाइम ट्रेवल से कुछ भी बदल ना पाए और फोस्टर इस बीमारी की वैक्सीन बना ही सकता है, सो उन्हें इसी पर ध्यान देना चाहिए। मगर जोन्स कहती है कि अगर कोई वैक्सीन बननी ही होती तो वो अब तक बन जाती और अब वे अचानक से उस मिलिट्री कॉलोनी पर अटैक कर उस एनर्जी कोर को ले आएंगे। इसके अलावा दुनिया को बचाने का उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सो अब इस अटैक के बारे में जान राम से पहले अकेला जाकर कॉलोनी में अमेंडा और अपने बेटे सैम को अपने साथ चलने को कहता है ताकि कम से कम वे तो सेफ रहे। तो वही अब तक जोन्स फिर से फोस्टर से मिलने आ गई थी। हालांकि फोस्टर को पता नहीं था कि वो उन पर अटैक करने आए हैं और जोन्स फिर से पूछती है कि क्या वो उन्हें एनर्जी कोर दे देगा, लेकिन अब जैसे ही फोस्टर ने इसके लिए मना किया था कि जोन्स गन को बाहर निकालो तो गोली मार देती है, जबकि बाहर से उसके सोल्जर्स ने बाकी गार्ड्स पर भी अटैक कर दिया था और अब वे उन्हें एक एक कर मारते हुए मेन स्टोर रूम की ओर जाने लगते हैं, जहां पहुंचकर उन्होंने एनर्जी कोर को सुरक्षित कर लिया और जोन्स उसे अपनी फैसिलिटी में ले जाने का ऑर्डर देती है। हालांकि किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि चुपके से जोन्स ने फोस्टर के रिसर्च पेपर्स जला दिए ताकि उसकी वैक्सीन बनाने वाली रिसर्च यहीं पर खत्म हो जाए। वही अब तक कोल भी 2017 से सब कुछ बताने वापिस साल 2043 में आ चुका था और यहाँ राम से उसे अकेले में मिलकर कहने लगता है कि उन्हें टाइम ट्रेवल करके कुछ भी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि फिर टाइमलाइन बदलने से उसकी अमेंडा और उसका बेटा सैम जो कि इतने सालों बाद उसे मिले हैं वे एग्जिस्टेंस से ही हट जाएंगे। वहीं जहाँ से वे ये कोर लाए हैं वहाँ इसी बीमारी की वैक्सीन बन रही थी। सो वैसे भी वे इसका क्योर ढूंढकर अपने भविष्य को तो बचा ही सकते हैं, मगर कोल अभी भी 2017 से ही आ रहा था जहाँ की लाखों लोग उसकी आंखों के सामने मारे गए थे और वो अपने दोस्त को साफ साफ कह देता है कि उसके हिसाब से जोन्स का प्लान ही सही है। और राम से तो अब तक समझ चुका था कि उसका दोस्त कोल भी उसकी नहीं मान रहा। तो वो अब अकेला होते ही पहले वे इंजेक्शन चुरा जिससे कि कोल टाइम ट्रेवल करता था और अब वो जोन्स के साथ ही वैज्ञानिक को बेहोश कर पूरी ही लैब में आग लगा देता है ताकि कोल फिर से टाइम ट्रेवल कर टाइमलाइन को बदल ना सके। और राम से इंजेक्शन चुरा अमेंडा के पास भाग गया था। वही जब जोन्स और कोल को ये पता लगता है तो वे काफी गुस्से में थे, जबकि अमेंडा के पास जाकर राम से सब बता देता है कि कैसे वो अपने बेटे और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है और वो कोल को फिर से टाइम ट्रेवल करने नहीं देगा। हालांकि उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि उन पर कोई अनजान आदमी नजर रखे हुए है और उन पर वही 12 मंकीज वाला साइन था, यानी कि ये वही ग्रुप है जो कि साल 1987 में बना और अब तक साल 2043 तक बचा हुआ है। वही जोन्स देखती भी है कि बार बार टाइम ट्रेवल करने से अब तक कोल की बॉडी कोलैप्स होने लगी थी। सो जोन्स अब कोल को रामसे को ढूंढने जाने से रोककर उसकी बजाय विटनी को इंजेक्शन वापस लेने भेज देती है और
वो वहीं रहकर कोल का इलाज करने लगती है ताकि वो कम से कम कुछ और टाइम जंप कर पाए। तो वही ग्रुप जो कि रामसे पर नजर रखे हुए था अब वे रामसे से मिलते हैं और उनकी लीडर कोई और नहीं बल्कि लीलैंड की बेटी जेनिफर ही थी जो कि अब तक बूढ़ी हो चुकी है। और वो रामसे से कहती है कि असल में रामसे पास्ट में जाकर उनके बहुत काम आने वाला है, सो उन्हें साथ मिलकर पार्टनरशिप करनी चाहिए ताकि ये टाइमलाइन ना बदले। वहीं पीछे से विटनी अपने साथियों के साथ रामसे को ही ढूंढ रहा था और जब उन्हें वे इंजेक्शंस नहीं मिलते तो उनके हाथों गलती से अमेंडा मारी जाती है। और जब तक शाम को वापिस आकर रामसे को ये पता लगा था कि जोन्स के सोल्जर्स ने अमेंडा को मार दिया तो वो अपने बेटे सैम से वादा करता है कि वो उसे कभी रियलिटी से हटने नहीं देगा और अब वो खुद इंजेक्शंस लेकर वापिस से लैब पर आ जाता है। हालांकि ये उसकी एक चाल थी और वो सोल्जर्स पर अटैक कर टाइम ट्रेवल करने जाने लगता है। जहाँ इसी अटैक का सुन अब तक जोन्स भी समझ चुकी थी कि रामसे पूरी तरह से उनके खिलाफ हो चुका है, तो वो जल्दी से कोल को एक आखिरी बार साल 1987 में जल्दी से टाइम ट्रेवल करवाने की तैयारियां करने लगती है ताकि वहां जाकर कोल उस महामारी के ओरिजिन को ही खत्म कर दे। हालांकि अब तक रामसे वहां पहुंच चुका था और वो जल्दी से गोलियां चला जोन्स को लैब से निकाल देता है और फिर खुद को इंजेक्शंस लगाकर वहां मौजूद साइंटिस्ट को गन पॉइंट पर खुद को साल 1987 में भेजने को कहता है ताकि जो इवेंट्स पहले हुई थी वो वैसी ही रहें और कोल उन्हें रोक ना सके। यहाँ वो अपने बेटे सैम के एग्जिस्टेंस के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जहां उसके जाने के बाद जोन्स को बचे हुए इंजेक्शंस मिल गए थे और वो एक कोल को लगाते हुए समझाती भी है कि वो बस एक आखिरी बार टाइम ट्रेवल कर पाएगा जिसके बाद शायद से उसकी बॉडी कोलैप्स कर जाए। तो इस आखिरी बार उसी साल 1987 में जाकर उस वायरस के ओरिजिन को ही खत्म कर देना है। वहीं साल 1987 में राम से भी गया है तो वो वहाँ उसे रोकने की कोशिश जरूर से करेगा ताकि उसका बेटा रियलिटी से ना हटे। तो अब पृथ्वी के भविष्य की खातिर अगर उसे अपने दोस्त रामसे को मारना भी पड़े तो वो मार दे। और कोल अब इसी के लिए तैयार होकर फाइनली साल 1987 में जाने लगता है जबकि रामसे तो उससे पहले ही यहाँ पहुंच चुका था और वो छिप जाता है ताकि कोल को यहाँ आते ही उसे मार दे और ये टाइमलाइन पहले जैसी रहे। अब इसी समय में टोक्यो के एक नाइट क्लब में इस वक्त का लीलैंड फ्रोस्ट पहली बार इस वायरस के रो फॉर्म को किसी से खरीद रहा था कि कोल अब वहाँ पहुंचकर लीलैंड को पकड़ उसे पूछने लगता है कि इस रो वायरस के बारे में और किस किस को पता है जिसकी की आज यहाँ डील हो रही है। और यही वो मौका था जब लीलैंड ने पहली बार कोल को देखा और इसी के बारे में उसके बूढ़े वर्जन ने साल 2015 में कोल को बताया भी था, यानी कि प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। लेकिन अब कोल यंग लीलैंड से वायरस के बारे में कुछ भी पूछ पाता उसके पहले ही पीछे से राम से आकर उस पर वार करने लगता है और उसे चाकू से बुरी तरह से घायल कर देता है। जबकि उन्हें ऐसे लड़ते देख यंग लीलैंड ने उस रो वायरस को खरीदने का फैसला कर लिया था जिसे कि वो पहले नहीं खरीदने वाला था। यानी कि अगर कोल पास्ट में टाइम ट्रेवल ना करता तो वैसे भी लीलैंड उस वायरस को नहीं ही खरीदने वाला था और कोल के टाइम ट्रेवल से ही सबसे पहले उस वायरस के लीलैंड के हाथों में पड़ने की शुरुआत हुई। वही जब रामसे साल 1987 में कोल को चाकू मारने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया था तब उसे किसी ओलिविया नाम की औरत का एक लेटर मिला जिसमें कि लिखा हुआ था कि उन्हें रामसे के टाइम ट्रेवल के बारे में पता है और वे चाहते हैं कि रामसे उनसे मिलकर काम करे जिससे कि इस टाइमलाइन में भी वायरस फिर से फैले और पृथ्वी नष्ट हो जाए और इससे रामसे का बेटा सैम भविष्य की टाइमलाइन में बना रहेगा। जहाँ रामसे तो आया ही पास्ट में अपने बेटे की एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए था सो वो पूरी तरह से 12 मंकीज ग्रुप में शामिल हो ही जाता है और साल 1995 में जेल से निकल प्लानिंग करने लगता है कि वे वायरस को पूरी दुनिया में कैसे फैलाए क्योंकि इस वक्त में 12 मंकीज ग्रुप इस रो वायरस को डेवलप कर रहे थे ताकि ये हवा के जरिए हर और तेजी से फैल जाए। वही रामसे को तो पहले से पता था कि उसका दोस्त कोल भविष्य में किस किस वक्त में यहाँ टाइम ट्रेवल करेगा और अब चूंकि उसने उसे पहले ही साल 1987 में मार दिया था तो उसने 12 मंकीज ग्रुप के साथ मिल सारा प्लान बनाया कि साल 2013, 2014 और 2015 में कोल का पास्ट वर्जन कई बार टाइम ट्रेवल कर यहाँ आने वाला है ताकि वो आउटब्रेक को होने से पहले ही रोक सके। मगर वे उसे रोकेंगे नहीं बल्कि हर बार झूठा दिलासा देंगे और आउटब्रेक तो फिर भी होगा ही क्योंकि उसका मास्टर सैंपल तो उनके पास ही होगा। सो कोल का लीलैंड को मारना फिर उसकी लैब को तबाह करना उनसे असल में कुछ भी होना ही नहीं था। यानी कि कहानी के शुरू से ही अब तक सब कुछ एक पैराडॉक्स में चल रहा है। पहले कोल साल 2043 से कई बार टाइम ट्रेवल कर साल 2013 से 2015 तक इसी आउटब्रेक को रोकने की कोशिश करता है जिसके साथ उसका साथी राम से भी तब तक साथ दे रहा था। मगर फिर उसने अपने बेटे को बचाने के लिए वो खुद पास्ट में आया और उसे पहले से पता था कि कोल कब कब क्या क्या करेगा तो उसने उन घटनाओं को अपने हिसाब से घटने दिया। एक कंप्लीट प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स।
जहाँ 12 मंकीज के साथ मिल रामसे ने फ्यूचर की जानकारी का इस्तेमाल कर उनके प्लान को बनाया और वो ओलिविया से कहता भी है कि अब कोल और नहीं आएगा क्योंकि उसने उसे साल 1987 में जान से मार दिया था, मगर असल में यहीं से उससे गलती हो गई और कोल 1987 में मरा नहीं था, बल्कि जब लीलैंड के आदमी चाकू लगने से घायल कोल को मारने आ ही रहे थे तो 2043 से जोन्स ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कोल को वहीं से साल 2015 में भेज दिया, क्योंकि कोल की हालत 2043 तक टाइम ट्रेवल करने की थी ही नहीं। जहाँ घायल कोल 2015 में केसी के घर पहुंचता है और उसे सब कुछ बता देता है कि असल में वे इतनी सारी घटनाएं बदलने के बावजूद इसलिए आउटब्रेक को रोक नहीं पाए थे क्योंकि उसी का फ्यूचर का दोस्त रामसे वो फ्यूचर से पास्ट में जाकर 12 मंकीज ग्रुप से जुड़ गया और उसने सारी इवेंट्स को अपने हिसाब से होने दी। यहाँ कोल बार बार टाइम ट्रेवल करने से मर रहा था, तो अब कोल के बताए अनुसार कैसी जल्दी से भागकर इस टाइम यानी कि साल 2015 की जोन से मिलती है और उसे मदद मांगती है कि वो मरते हुए कोल को बचा ले। तो वहीं ये सुनकर यंग जोन्स भी हैरान थी कि जो आइडिया अब तक उसके दिमाग में टाइम ट्रेवल को लेकर थे उसी की वजह से भविष्य से सच में कोई इस टाइम में आ गया है और वो जल्दी से कोल का ब्लड चेक कर पता कर लेती है कि बार बार टाइम ट्रेवल करने के कारण कोल का ब्लड रेडियो एक्टिव हो गया है, लेकिन इसे रीजनरेट करने के उसके पास एक आइडिया था और इसके लिए उन्हें इस टाइम के यंग कोल के ब्लड सैंपल को घायल कोल में इंजेक्ट करना होगा, मगर इसके लिए पहले उन्हें समय के कोल को ढूंढना होगा क्योंकि इस वक्त तो कोल एक बच्चा होगा। और आखिरकार ढूंढने पर उन्हें कोल के पिता मैथ्यू का एड्रेस मिल ही गया था, तो वे दोनों जाकर उसे सब कुछ सच सच बता देती हैं कि अभी उनके पास मैथ्यू के बेटे कोल का फ्यूचर वर्जन घायल पड़ा है जिसे कि उनकी मदद चाहिए। हालांकि शुरू में मैथ्यू को उनकी बातों का भरोसा नहीं होता, मगर खुद घायल कोल को देख और उसे बात कर फाइनली मैथ्यू को पता चल चुका था कि ये असल में उसी का बेटा है जो कि 28 साल फ्यूचर से यहाँ आया है। और अब उनके कहे अनुसार वे छोटे कोल के पास जाकर उसका ब्लड सैंपल लेने लगते हैं। वहीं चूंकि बड़ा कोल भी वहीं खड़ा था तो एक ही इंसान के दो दो वर्जन एक दूसरे के करीब होने से दोनों के ही सिर में दर्द हो रहा था और कोल यहाँ से अपने पिता से इमोशनल बातें करता है क्योंकि कोल को याद था कि उसके पिता मैथ्यू इसी साल में मारे जाने वाले हैं। तो वहीं जब केसी बाहर घूमने गई थी कि एरन अचानक से आकर उसे ले जाने लगता है और केसी समझ जाती है कि एरन भी अब शायद से 12 मंकीज ग्रुप से जुड़ चुका है। तो वहीं बाहर से वही आदमी पीटर भी गाड़ी में था जो कि 12 मंकीज ग्रुप से था, जिसे कि देख केसी जल्दी से सभी को बताकर छोटे कोल को उठाकर भागने लगती है, वरना तो अगर कोल का यहाँ का यंगर वर्जन अभी मारा गया तो ये मिशन कभी शुरू होगा ही नहीं। और इसीलिए छोटे कोल को उनके साथ भगा। उसके पिता मैथ्यू पीटर और बाकी ग्रुप के लोगों से लड़ते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं और उन्हीं की मदद से छोटा कोल सेफली निकल गया था, जबकि अब अंदर फ्यूचर कोल भी था और वो पीटर के सामने ही खुद में छोटे कोल का सैंपल इंजेक्ट करता है, जिससे कि एक ही रियलिटी में एक ही इंसान के दो दो वर्जन के टच होने से एक बड़ा धमाका हुआ था। और कोल अब देखता भी है कि अब उसका ब्लड रीजनरेट होने से वो बिल्कुल पहले की तरह हेल्दी हो चुका है और वो केसी के साथ मिलकर अब तीनों ही मिलकर छोटे कोल को एक अनाथ आश्रम में एडमिट करवा देते हैं। और जोन्स बताती भी है कि चूंकि अब कोल का ब्लड रीजनरेट हो चुका है तो वो टाइम ट्रेवल नहीं कर पाएगा और उसे यहीं से साल 2015 से अपना आगे का जीवन बिताना होगा। तो कोल और केसी अब एरन को बांधकर पूछने लगते हैं कि वो 12 मंकीज से कैसे जुड़ा और उनका आगे का प्लान है क्या। जहां कोल कहता भी है कि उसे पता है उसका फ्यूचर का दोस्त राम से उनके ग्रुप से मिला हुआ है, तो वो उन्हें उनका एड्रेस बता दे, लेकिन एरन तो उन्हें कुछ और ही बताता है और उसके अनुसार ये ग्रुप एक सीक्रेट फैसिलिटी में 12 छोटे छोटे बच्चों को चुनकर पाल रहे हैं जो कि उनके प्लान का सबसे अहम हिस्सा है। अब ये सुन जब कोल और केसी सोच ही रहे थे कि ये ग्रुप 12 बच्चों का क्या ही करेगा कि अब तक एरन ने खुद को छुड़ा ही लिया और वो भागने की कोशिश करने लगता है। वहीं इसी बीच उसकी कोल से लड़ाई भी होती है और आखिर में गोडाउन में आग लगने से एरन वहीं फंसकर मारा गया था, जिसके बाद कोल केसी से माफी भी मांगता है कि एरन केसी के लिए बहुत करीब था और वो उसकी वजह से मारा गया। लेकिन केसी तो फ्यूचर को लेकर चिंतित थी और वो रिसर्च में देखती भी है कि जिस फैसिलिटी में उन बच्चों को रखा जा रहा है उसे असल में लीलैंड की कंपनी ही फंड कर रही है और उनकी नई हेड अब लीलैंड की बेटी जेनिफर है। तो वे जेनिफर की प्रेस मीटिंग्स में जाकर रिसर्च करना शुरू करते हैं और कोल का मानना सही भी था, जहां उन्हें पता चलता है कि राम से अब ईथन के नाम से 12 मंकीज ग्रुप के लिए काम कर रहा है और वो अब इसी समय में टाइम मशीन बनवाना चाहता है ताकि फिर से साल 2043 में जाकर अपने बेटे के पास जा सके, क्योंकि यहाँ तो अब तक उसने अपने सारे काम निपटा लिए थे। जहाँ अब तक रामसे ने इंजीनियर्स की मदद से फ्यूचर की जानकारी से यहाँ वही टाइम मशीन बनवा ली जो कि अब ठीक से काम भी कर रही थी। तो अब तक कोल और केसी भी यहाँ पहुँच चुके थे ताकि रामसे को फ्यूचर में जाने से पहले ही रोक सके। तो कोल और केसी अलग अलग होकर रामसे
पर अटैक करने लगते हैं। और कोल को देख रामसे तो हैरान ही रह गया था, क्योंकि उसे लगा था कि वो तो साल 1987 में ही मारा गया होगा। और वो कोल को कहता भी है कि कैसे उसी ने टाइम ट्रेवल कर पहली बार टाइम मशीन बनाई, और वही था जिसने साल 1987 से ही सब कुछ प्लान किया। तो वहीं 2043 में जोन्स और उसके साथी देखते हैं कि उनकी लैब पर काफी सारे अजीब से लोग अटैक कर रहे हैं, जिनके की लीडर्स खुद को अजीब से नीले रंग में रंगे हुए थे। और जोन्स के सोल्जर्स के लड़ने के बावजूद वे उन्हें हराकर फाइनली लैब में घुस ही जाते हैं, जहाँ की उनकी मेन टाइम मशीन रखी हुई थी। यानी कि वे सीधे सीधे टाइम मशीन को काबू में करने आए थे, मानो उन्हें इसके बारे में पहले से पता हो। लेकिन अब मशीन को बचाने के लिए जोन्स ने मशीन में बम लगा दिया, और वो और विटनी अटैकर ग्रुप से कहते भी हैं कि अगर वे आगे बढ़े तो वे पूरी फैसिलिटी को ही उड़ा लेंगे। जबकि साल 2015 में किसी भी गन के साथ अंदर आ चुकी थी, और वो कहती है कि अगर वे रामसे को अभी मार दे तो शायद वे आउटब्रेक को रोक सकते हैं, क्योंकि रामसे ही उनका मेन लीडर है और उसी की वजह से साल 2017 में ये वायरस फैलेगा। मगर यहाँ तो रामसे उन्हें हैरानी वाली बात बताता है कि असल में 12 मंकीज ग्रुप का मेन लीडर वो नहीं, बल्कि उसने तो अब तक अपनी फ्यूचर की जानकारी से उनकी मदद की है, और उनका लीडर कोई और ही है। यानी कि उसे मारने से वे कामयाब नहीं होने वाले। और ये सुनकर अब केसी टूट जाती है, क्योंकि उनकी यही आखिरी उम्मीद थी कि वे रामसे को मार सब कुछ बदल देंगे। मगर अब हर बार की तरह इस बार भी रामसे मेन कल्प्रिट नहीं निकला, और वो तो बस एक प्यादा था जिसका इस्तेमाल किया गया, वो भी उसकी फ्यूचर की जानकारी की वजह से। तो अब गुस्से में कैसी रामसे को गोली मार ही देती है, जो उसने 12 मंकीज ग्रुप का साथ दिया। और इसी के बाद रामसे का गार्ड केसी को गोली मारता है, तो कोल उस गार्ड को मार केसी को संभालने लगता है, जो कि अब गोली लगने से बुरी तरह से घायल थी। तो अब खुद भी घायल रामसे कोल को इंजेक्शंस देते हुए कहता है कि वो केसी को टाइम ट्रेवल करवाकर साल 2043 में भेज दे, जहाँ की शायद से जोन्स केसी को बचा पाएगी। तो अब कोल जल्दी से उसे इंजेक्शन लगा मशीन में लेटा फ्यूचर में भेज देता है। तो वहीं कोल को रामसे के लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि बेशक से उसने के खिलाफ सब कुछ किया हो, मगर था तो वो उसका कभी दोस्त थी। और रामसे कहता भी है कि वो उसके बेटे को फ्यूचर में कहे कि उसने उसके एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए सब कुछ किया। और अब अपने दोस्त को आखिरी बार गुड बाय बोल कोल वहाँ से भी निकल जाता है, ताकि बाकी के 12 आर्मी के गार्ड्स उसे पकड़ ना सके। तो वहीं दूसरी ओर 12 मंकीज ग्रुप की मेंबर ओलिविया के पास खबर आती है कि उसके स्पेशल 12 मेंबर्स रेडी हैं। और यहाँ ओलिविया 12 छोटे छोटे बच्चों को देखती है, जिन्हें की वो उनकी फ्यूचर रोल्स को पूरा करने के लिए रेडी करेगी। और यहाँ से रिवील होता है कि साल 2043 में जिन ब्लू कलर के पेंट लगाए हुए लोगों ने टाइम मशीन को घेर रखा था, ये असल में वही 12 बच्चे थे, जिन्हें की 12 मंकीज ग्रुप ने 2017 से पालना शुरू किया। और ओलिविया 2015 में कहती भी है कि आगे सब कुछ उनके प्लान से ही होगा, जहाँ कोल इसी समय में फंसा रह जाएगा, रामसे लैब में ही मारा जाएगा जहाँ की उसे गोली लगी, और उनके ये बच्चे 28 साल बाद उनके प्लान के अनुसार अपनी डेस्टिनी हासिल करेंगे। यानी कि सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है। मगर यहाँ 2015 में वो होता है जो कि प्री प्लान्ड नहीं था, और कोल अपने दोस्त रामसे को बचाने वापस आता है और उसे उठाकर ले जाता है। वहीं साल 2043 में वे 12 लोग, जिन्हें की 12 मंकीज ग्रुप ने 2015 से ही सिलेक्ट किया था, अब वे कहते हैं कि वे जोन्स को नहीं मारेंगे, क्योंकि वो तो उनके और भी काम आएगी। और अब वे जोन्स को बंदी बना ही रहे थे कि तभी वहाँ घायल केसी टाइम ट्रेवल कर आ जाती है, जिसे कि 2015 से कोल ने फ्यूचर में भेजा था। तो वहीं अब साल 2015 में दिखाया जाता है कि कैसे एक प्लेन में उसी वायरस को बायो इंजीनियर्ड कर बहुत ज्यादा मात्रा में लोड किया जा रहा था। और प्लेन में बैठी हुई जेनिफर शैंपेन पीते हुए कहती भी है कि अब वो इस वायरस को दुनिया के हर कोने में फैला देगी। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ 12 मंकी सीरीज का पहला सीजन खत्म हो जाता है। यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब पहले से 12 मंकीज ग्रुप द्वारा प्री प्लान था। यहाँ तक कि उन्होंने स्पेशल 12 बच्चे सिलेक्ट किए, जो कि 2043 में उनके प्लान को आगे बढ़ाएंगे। और अब तो उन्होंने टाइम मशीन को भी अपने कब्जे में कर लिया था। सब कुछ प्री प्लान था, सिवाय कोल के रामसे को लैब से बचाने को छोड़कर, जो कि ओरिजिनल टाइमलाइन का हिस्सा नहीं था। अब इससे आगे क्या होगा जानिए इस सीरीज के दूसरे सीजन में। और इतनी कॉम्प्लेक्स सीरीज को मैंने अपने मुताबिक अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।